दोस्तों, डीएम साहब की पोस्टिंग बेंगलुरु के अंदर होती है और वहां पर मेहनत और ईमानदारी से वह अपना काम कर रहे थे। लेकिन कभी कभी डीएम साहब को पुरानी अपनी कुछ बातें ऐसी याद आ जाया करती, जिनको याद आने के बाद वह काफी ज्यादा उदास हो जाया करते। अब जब उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई है, तो वह मंदिर पर पूजा करने के बारे में सोचते हैं और अगले ही दिन वहां से मंदिर पर पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए। और वहां जाकर इधर उधर फूल देखने लगते हैं पूजा के लिए और एक बुजुर्ग महिला से जाकर फूल खरीदने लगते हैं। जिस बुजुर्ग महिला से डीएम साहब फूल खरीद रहे थे, उससे थोड़ी दूर एक और लड़की फूल बेच रही थी, जिसने डीएम साहब को देखते ही अपने चेहरे को छुपा लिया था और वह अजीब निगाहों से डीएम साहब की तरफ देख रही थी। अब डीएम साहब वहां से फूल खरीद के आगे चले जाते हैं और इसके बाद वह लड़की भी आराम से फूल बेचने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद डीएम साहब वापस से वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि प्रिया, तुम्हारी यह हालत ऐसी कैसे हो गई? कौन थी प्रिया और कौन थे डीएम साहब, और किस वजह से प्रिया डीएम साहब को देखकर अपना चेहरा छुपा रही थी? पूरी की ले पालट सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तमिलनाडु के चेन्नई में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है रोहन। रोहन के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, तो उसे रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। रोहन ने जैसे ही 12वीं क्लास कंप्लीट की थी, तो उसके बाद उसके माता पिता उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं और एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में उसको पढ़ने के लिए भेजने लगते हैं। बेटा भी बड़ा खुश था और उम्मीदों के साथ कॉलेज जाता है कि वह अच्छे से अपनी पढ़ाई करेगा और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद पहले ही दिन उसकी नज़र कॉलेज के अंदर एक प्रिया नाम की लड़की पर पड़ती है, जो कि उसी की क्लास में पढ़ा करती थी और वह देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अब जैसे ही रोहन ने प्रिया को देखा था, तो उसके बाद वह उससे प्यार कर बैठा था और इसके बाद अब वह मौका ढूंढ रहा है कि किस दिन वह प्रिया से अपने प्यार का इजहार करें। धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन तक वह लगातार उसकी तरफ देखता ही रहता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कह पाता है। 10 से 15 दिन बाद अचानक से एक दिन उसे मौका मिल जाता है, जहां पर उसे प्रिया अकेली मिल गई थी। और जो रोहन होता है, वह प्रिया से जाकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं। 10 से 15 दिन लगातार जब रोहन प्रिया की तरफ गौर से देखता है, तो प्रिया भी इस बात को महसूस कर लेती है और कहीं ना कहीं वह भी उससे प्यार कर बैठी थी। प्रिया भी यह बात सुनकर अपने प्यार का इजहार रोहन से कर देती है और इसके बाद दोनों कॉलेज के अंदर एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हों को बिताने लगते हैं और अच्छे से उनके दिन व्यतीत होने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह लोग फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं और अब तक पूरे कॉलेज में प्रिया और रोहन के बारे में पता चल गया था कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। वहीं पर जो पाठ कापेले किया है प्रिया और रोहन होते हैं, वह भी एक दूसरे से वादा कर बैठे थे कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे और एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे और अपने जीवन को एक साथ बिताएंगे। उससे पहले हम लोग अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे। यह बातें तय हो गई थी और बातें तय होने के बाद दोनों अब अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई बड़ा अधिकारी बनने के लिए करने लगते हैं। यहाँ पर जो रोहन होता है, उसके जो पिता होते हैं, वह सरकारी नौकरी में थे और अच्छा खासा रुपया पैसा था, तो वह अपने बेटे को यहाँ से दूसरे शहर भेज देते हैं कोचिंग लेने के लिए और कहते हैं कि बेटा वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर। इधर जो प्रिया होती है, वह यहीं से रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने का फैसला करती है,
क्योंकि उसके पिता प्राइवेट नौकरी में हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन प्रिया और रोहन दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे और ढेर सारी बातें इन दोनों के बीच में हुआ करती हैं। प्रिया और रोहन मेहनत कर रहे थे, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, बड़ा अधिकारी बनने के लिए, और एक दूसरे के साथ प्यार भरा टाइम भी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे उनका पहला एग्जाम आने वाला होता है, उसी दौरान जो प्रिया के पिता होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने के कारण जो प्रिया होती है वह पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है और अपने पिता का इधर उधर घूमकर इलाज कराने लगती है। जैसे ही रोहन का फोन उसके पास आता है तो वह इस बात को रोहन को बताना अच्छा नहीं समझती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर रोहन को इस बात के बारे में पता चलेगा तो वह बहुत ज्यादा इस बात की टेंशन लेगा, और अगर उसने इस टाइम पर टेंशन लिया तो उसके बाद उसके पेपर में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से अपने पिता के बारे में वह रोहन को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वह दोनों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे जो रोहन होता है वह सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई कर लेता है और एक डीएम बन जाता है। रोहन जैसे ही डीएम बना था तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह सबसे पहले प्रिया को फोन करके यह खुशखबरी देता है और कहता है कि प्रिया, मैं डीएम बन चुका हूं और अब कुछ दिन की ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपने कार्यभार को संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, इस बार तुमने पेपर नहीं दिया है तो अगली बार तुम पेपर देना और तुम्हारा भी जल्द से कोई ना कोई टेस्ट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। दरअसल इस साल प्रिया ने रोहन से बहाना लगा दिया था, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आया था रोहन ने प्रिया से कहा था कि एग्जाम देने चलते हैं, लेकिन प्रिया ने कह दिया था कि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और मैं इस बार एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, इस बार तुम दे लो और अगली बार मैं दे लूंगी। इस बात को सुनकर प्रिया रोहन को बहुत बहुत बधाई देती है और इसके बाद फोन कट जाता है। लेकिन आज जो यह फोन कटा था उसके बाद प्रिया कभी भी रोहन के पास फोन नहीं करती है, और इधर से जब रोहन अपने पास से प्रिया को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि इस नंबर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो रोहन होता है और नंबरों से भी इस फोन पर मिलाने की ट्राई करता है। इसके बाद जो रोहन होता है वहां से प्रिया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह प्रिया के वहां पर जाकर पता करता है कि प्रिया कहाँ है तो उसे प्रिया के बारे में कोई भी बात नहीं मिलती। अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि पता नहीं जाने कहाँ चली गई। वह लोग तो रातों रात यहां से गायब हो गए और उनके बारे में कोई भी खास खबर नहीं है। यह बात रोहन को अंदर तक हिला देती है और वह सोचने लगता है प्रिया के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसका ना तो फोन मिल रहा है और ना वह मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने रही है। इस बात को सोचकर वह परेशान तो काफी था, लेकिन उसका सपना भी पूरा हो गया था और उसका ट्रेनिंग के जाने का टाइम आ जाता है। इसके बाद जो रोहन होता है वहां से अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है, लेकिन दिमाग में उसके प्रिया ही घूम रही थी और वह बार बार प्रिया से बात करने की कोशिश किया करता है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग के दौरान वह अपने कॉलेज फ्रेंड से सभी से बात करता है और प्रिया के बारे में पता लगाता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता और धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन अब तक भी रोहन बार बार प्रिया को ही ढूंढने की कोशिश किया करता है और जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता, तो उसके बाद वह भी थक हार कर बैठ जाता है और मायूसी के साथ अपने समय को व्यतीत करने लगता है। रोहन के माता पिता जब देखते हैं कि बेटा अधिकारी बन चुका है और अब यह शादी के योग्य भी हो गया है, तो उसके बाद उससे एक दिन उसकी शादी की चर्चा करते हैं, लेकिन रोहन अपने घर वालों से साफ साफ मना कर देता है
कहता है कि नहीं माँ बाबूजी, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रिया से प्यार किया करता था और प्रिया के बिना मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब माता पिता बड़े ही खुले विचार वाले थे, तो वह कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो बताओ उनका घर कहाँ है, मैं खुद जाकर तुम्हारी शादी की बात उनसे करूंगा। लेकिन इस बात को सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह अपने पिता के सामने फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि पिताजी, अगर इतना पता होता तो कब का मैं आपको खुशखबरी दे चुका होता हमारी दोनों की शादी की, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह लोग कहाँ गए हैं। काफी ज्यादा मैंने छानबीन कर ली है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं चला है। इस बात को सुनकर रोहन के पिता भी बड़े ही हैरान और परेशान होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर से तुम एक बार फिर से प्रिया से मिल पाओगे या फिर उसके बारे में जो भी बात है तुम्हें पता चल जाएगी। लेकिन अगर वह नहीं मिली तो शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। तो रोहन कहता है कि हाँ पिताजी, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन बिना प्रिया के शादी करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए और जब तक मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाता तब तक आप मुझसे शादी की बात नहीं करोगे। इसके बाद जो रोहन के घर वाले होते हैं वह भी उसकी इस बात के लिए मान जाते हैं और रोहन ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगता है। जहां पर भी उसकी पोस्टिंग हुआ करती, वह मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता और जब भी कभी उसे प्रिया की याद आया करती तो वह काफी ज्यादा उदास और हताश हो जाया करता। ऐसे करते करते उसकी पोस्टिंग उसी शहर के अंदर हो जाती है और वहां पर रहकर वह मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है। अब तक भी बार बार उसे प्रिया की याद सताया करती और जब भी उसे प्रिया की याद आया करती तो वह काफी ज्यादा उदास हो जाया करता। यहाँ पर आने के बाद जो रोहन है वह सोचने लगता है कि क्यों ना भगवान के मंदिर की पूजा कर ली जाए और पूजा करने के लिए जो रोहन होता है वह दूसरे दिन सुबह सुबह अपने घर से उठकर सीधा मंदिर प्रांगण में पहुंच जाता है, जहां पर वह आज पूजा करना चाहता था और वहां पर जाकर पूजा के लिए एक बुजुर्ग महिला से फूल खरीदने लगता है। लेकिन जब वह इस बुजुर्ग महिला से फूल खरीद रहा था तो उसके साइड में ही फूल बेचने वाली एक लड़की, जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, बाकी उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर रखा था, वह अजीब निगाहों से डीएम साहब की तरफ देख रही थी और यह बात डीएम साहब नोटिस कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन दाड़का है हो सकती है और किस वजह से यह अपना चेहरा छुपाकर मेरी तरफ ऐसे देख रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को ज्यादा उसे जाहिर नहीं होने देते और वहां से फूल खरीदकर आगे की तरफ चले जाते हैं। इधर वह लड़की जो फूल बेच रही थी वह अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाती है और दोबारा से वहां पर फूल बेचने लगती है। दरअसल वह लड़की और कोई नहीं, वही प्रिया थी, जिसने रोहन के डीएम बनते ही उससे बातचीत करना बंद कर दिया था और ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। इसके बाद रोहन थोड़ी आगे जाता है और थोड़ी आगे जाकर छुपकर प्रिया को देखने लगता है और जैसे ही वह प्रिया का चेहरा देखता है तो एकदम से प्रिया को पहचान लेता है कि यह तो प्रिया है और यहाँ पर फूल बेचने का काम क्यों कर रही है। इसके बाद रोहन चुपके से प्रिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एकदम से जब प्रिया उसकी तरफ देखती है तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन कहता है कि प्रिया, चेहरे को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इसके बाद जो प्रिया होती है वह भी अपने चेहरे छुपाने की कोशिश को बंद कर देती है और चुपचाप वहां पर खड़ी रह जाती है और रोहन की तरफ देखती रहती है। रोहन की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर जो रोहन होता है वह भी प्रिया की तरफ देखते हुए उसकी भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी जो प्रिया होती है वह कहने लगती है कि आपने फूल तो खरीद लिए हैं ना,
आप अंदर जाकर मंदिर में पूजा कीजिए और मेरे काम को खराब मत कीजिए। यहाँ पर मैं फूलों की दुकान लगाया करती हूँ, और अगर आप इस तरह से खड़े रहोगे तो और कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को ज्यादातर जल्दी होती है। ऐसा कहकर वह उसे वहां से जाने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी रोहन अपने आप को संभालता है और कहता है कि प्रिया, यह तुम कह क्या रही हो? आज हम लगभग 5 साल में मिले हैं, और 5 साल बाद मिलने के बावजूद भी तुम मुझसे ऐसा बिहेव कर रही हो। आखिर मेरी गलती क्या थी, और किस वजह से तुम उस दिन के बाद, जब से मैं डीएम बना था, मुझसे बातचीत करना बंद कर दी? इसके बाद जो प्रिया होती है, पहले तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जब डीएम साहब कह देते हैं कि ठीक है कि इतने रुपए के तुम्हारे फूल होंगे, तो वह बता देती है कि इतने रुपए के हैं, और उसके बाद जो डीएम साहब होते हैं इतने ही पैसे निकालकर प्रिया को दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लाओ, यह फूल मुझे दे दो, और इसके बाद तो अब तुम मुझसे बात करोगी। उसके बाद प्रिया चुपचाप खड़ी रह जाती है, और डीएम साहब उन सभी फूलों को उठाकर उस बुजुर्ग महिला को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, आप इन फूलों को बेच लेना और जो मुनाफा है उसे कमा लेना। ऐसा कहकर जो डीएम साहब होते हैं प्रिया से अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिया, चलो पहले कॉफी पिएंगे और तभी साथ में बैठकर बातें करेंगे। अब प्रिया साथ तो नहीं जाना चाहती, लेकिन जब उसने उसके पूरे फूल खरीद लिए थे तो उसके बाद मजबूरन उसे उसके साथ चलना पड़ता है। प्रिया उसके साथ चली जाती है और वहां पर एक कैफे में जाकर वह दोनों कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी पीने के दौरान जो रोहन होता है वह प्रिया से पूछने लगता है वह कारण कि किस वजह से उसने बात करना बंद किया था और आज तक कभी भी उसने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो जो प्रिया होती है वह अपनी आंखों में आंसू तो ले ही आई थी और उसके बाद कहने लगती है कि रोहन, तुम तो एक डीएम बन गए थे, लेकिन कई तरह की न्यूज़ में मैंने यह सुना है कि जब किसी को कामयाबी मिल जाया करती है तो उसे घमंड आ जाता है और घमंड के कारण वह अपने प्रेमी हो या प्रेमिका हो उसको पूरी तरह से भूल जाता है। हम तो प्रेमी प्रेमिका हैं। अच्छे अच्छे पति पत्नी भी एक दूसरे से अलग हो गए सरकारी नौकरी लगने के घमंड में। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे पहले ही दूर हो लिया जाए और उसके पुरस्कार आतने हैं बाद अपने जीवन को एकांत में व्यतीत किया जाए, क्योंकि तुम एक बड़े अधिकारी हो और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आएंगे। मुझ जैसी गरीब लड़की से तुम शादी करके क्या करोगे? तभी रोहन प्रिया से कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूं और ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो बेशक से मेरे बारे में पता कर लेना। मैंने आज तक शादी नहीं की है और मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह बात सुनकर प्रिया पूरी तरह से भावुक हो जाती है, क्योंकि रोहन बड़ा अधिकारी बनने के बाद भी अब भी उससे इतना ही प्यार किया करता था। और इसके बाद जो प्रिया होती है वह उसके गले लिपट जाती है और कहती है कि रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तो यही सोच रही थी और इसी बात को सोचकर मैंने तुमसे बातचीत करना बंद कर दिया था और ना ही कभी तुमसे मिलने की कोशिश की। उसके बाद रोहन उसे संभालता है और कहता है कि चलो, वह बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता तो अच्छा खासा कमाया करते थे, फिर तुम्हें यहाँ पर आकर फूल बेचने की जरूरत कैसे पड़ गई? तो उसके बाद जो प्रिया होती है अपने जीवन के संघर्ष को बताती है। वह बताती है कि रोहन, जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तो उसके बाद जब मैं कोचिंग कर रही थी अपने शहर से ही, तो उसी दौरान पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और खराब होने के बाद हमें पता चलता है कि वेल्लोर के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और वह डॉक्टर साहब हमारे पिताजी का इलाज कर देंगे। तो इसी वजह से हम रातों रात चेन्नई छोड़कर वेल्लोर में आकर बस गए, क्योंकि वहां पर भी हमारा किराए का मकान था
और यहाँ पर भी किराए का मकान ही ले लिया था। इसके बाद हम वहाँ पर रहकर अपने पिता का खूब इलाज करवाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वह ठीक नहीं हो पाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं। जब पिता की मौत हो गई तो घर की सबसे बड़ी बेटी मैं थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई था, तो घर की जिम्मेवारियां मेरे कंधों पर आ गई। और जब मैं इधर उधर काम के लिए घूम रही थी, तो उसी दौरान मेरी एक बुआ ने मुझे यहाँ पर रहकर काम करने की सलाह दी, क्योंकि अब तक जो माँ थी उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, तो नौकरी से कैसे भी मेरी पूर्ति नहीं होने वाली थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आया करते हैं और यहाँ पर फूलों का अच्छा खासा मुनाफा हो जाया करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जिस बुजुर्ग महिला से तुमने फूल लिए थे वह और कोई नहीं, मेरी बुआ थी, और मैं उनके साथ रहकर ही यहाँ पर काम करने लगी। यह सभी बातें सुनकर जो रोहन होता है उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं और वह एकदम से प्रिया को गले से लगाता है और कहता है कि प्रिया, अगर तुम एक बार मुझे यह बात बता देती तो तुम्हें इतने दुख बिल्कुल भी झेलने नहीं पड़ते। मैंने अब तक शादी तुम्हारे लिए नहीं की है और कोई बात नहीं, तुम्हारे परिवार की जितनी भी जिम्मेवारी हैं उन सभी को मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब पहले तो प्रिया रोहन से मना करती है, कहती है कि नहीं रोहन, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि फूल वाली लड़की से एक बड़े अधिकारी ने शादी कर ली। लेकिन रोहन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि देखो प्रिया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं नहीं जानता कि लोग क्या कहेंगे और क्या लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। इसके बाद जो प्रिया होती है उसे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मैं अपने परिवार वालों से बात कर लेती हूं, उसके बाद ही तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद रोहन कहने लगता है कि ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करो तुम मेरे साथ ही चलो, पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं और उसके बाद हमारे घर चलेंगे और हम दोनों अपने अपने परिवार वालों से बातें कर लेंगे। इसके बाद जो रोहन होता है वह प्रिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और सीधा प्रिया के घर चला जाता है। प्रिया ने यहाँ पर भी एक किराए का घर ले रखा था और जैसे तैसे करके वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। यहाँ पर आने के बाद जो रोहन होता है वह प्रिया की बीमार माँ से पूछने लगता है इस बारे में कि इस तरह से मैं प्रिया से प्यार किया करता हूँ कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी के बाद मैं आप लोगों का ख्याल भी अच्छी तरह से रखूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए होगी। इसके बाद जो प्रिया की माँ होती है उसे अपनी बेटी के बारे में पहले से ही पता था कि वह रोहन से प्यार किया करती थी और इसी वजह से प्रिया की माँ इस बात के लिए हामी भर लेती है। इसके बाद रोहन थोड़ी देर तक वहां पर ठहरता है और प्रिया को अपने साथ बिठाकर सीधा अपने माता पिता के पास ले जाता है, जहां पर वह उसके साथ ही रहा करते थे। वहां पर जाने के बाद जैसे ही रोहन के माता पिता को पता चलता है कि यह वही प्रिया है जिससे वह बेइंतहा प्यार किया करता था और आज तक भी इसे याद किया करता है, तो वह लोग भी इस शादी से बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। जितना भी खर्चा शादी के अंदर आया था वह रोहन ने खुद ने चुकाया था और इसके बाद जो रोहन होता है वह प्रिया से कह देता है कि प्रिया, पैसे रुपए की कोई भी दिक्कत नहीं है, परिवार की कोई भी टेंशन नहीं है, इन सब चीजों को मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम आगे की पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ लिख के एक बड़ा अधिकारी बनो। पहले तो प्रिया मना करती है, लेकिन जब रोहन बार बार इस बात के लिए जोर देता है तो उसके बाद प्रिया भी दोबारा से कोचिंग करने लगती है और कोचिंग करने के बाद एक ही बार में वह भी सिविल सेवा परीक्षा निकाल लेती है और उसकी भी एक बड़ी पोस्ट लग जाती है। इसके बाद प्रिया और रोहन दोनों प्रिया एक साथ अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
रोहन प्रिया के घर वालों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा करता है और साथ में अपने माता पिता का भी ख्याल रखा करता है। यहाँ पर फिलहाल रोहन और प्रिया को एक बच्चा भी हो चुका है जिसका नाम उन्होंने आरव रखा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप सब यह वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हम यह भी जानना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही यादगार या दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ शेयर करना ना भूलें। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें।